O hidden life, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. आज का टॉपिक है राइज एंड फॉल ऑफ सिविलाइजेशंस और हमारे स्पीकर हैं ब्रदर एस के पांडे जी, नेशनल लेक्चरर हैं और यूपी और उत्तराखंड फेडरेशन के सेक्रेटरी हैं। तो अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ब्रदर पांडे जी से कि वो अपने लेक्चर को स्टार्ट करें। पांडे जी। थैंक यू डॉक्टर साहब। सभी हमारे यहाँ उपस्थित सभी भाई बहनों को मेरा अभिवादन। और जैसा कि राजीव जी का अभी 2-3 दिन पहले फ़ोन आया, तो हम लोग बाहर से आए वर्ल्ड कांग्रेस से लौट करके, तो अभी हमारी जो क्लॉक है बॉडी की वो सही नहीं हो पाई थी पिछले दिनों तक। 2 दिन से सोते रहे थे। चलिए आज फ्रेश हो गए हैं कुछ। तो आज का हमारा टॉपिक है सभ्यता का उत्थान और पतन, राइज एंड फॉल ऑफ सिविलाइजेशन। लगता है सब्जेक्ट तो एक वैसे देखा जाए तो जब हम जाते हैं गहराई में तो बहुत कुछ थोड़ा कठिन तो लगता है, लेकिन फिर भी हम आपके सामने जो बातें रखेंगे वो सरल ढंग से रखेंगे ताकि सभी को समझ में आए। और जब बात होती है कि सभ्यताओं का उत्थान और पतन, तो हम अकेले किसी एक युग की बात नहीं करते, पीछे से तमाम युगों से जो मनुष्य का विकास चला आ रहा है उसको भी संदर्भ में लेना पड़ेगा, और बिना उसके ये कार्य पूरा नहीं होता, विषय अधूरा रह जाता है। तो यहाँ पर एक सबसे प्रमुख बात यह है कि जो मनुष्य का विकास है या जीवों का विकास है, मनुष्य का अकेले नहीं, क्योंकि सभ्यता के संदर्भ में है इसलिए मनुष्य की बात हम कर रहे हैं। और विकास तो नीचे से आता है मिनरल से होते हुए, बल्कि और पहले से एलिमेंटल से होते हुए। तो फिर ये जो ब्रह्मांड है उसका उद्देश्य क्या है ये भी हमें जानना बड़ा जरूरी है। प्रायः हम अपने आप को बहुत छोटा महसूस करते हुए जब ब्रह्मांड के ऊपर निगाह डालते हैं तो हमें लगता है कि ये जो विराट विश्व है, जो ब्रह्मांड है, उसका कोई उद्देश्य होगा। हम अपने से जोड़ नहीं पाते हैं, अपने से हमारी भूमिका क्या है उसको हम समझ नहीं पाते हैं। इसलिए हमें लगता है कि हम बहुत छोटे तो हैं, लेकिन दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो हम ये जो बृहद ब्रह्मांड है उसका लघु रूप है, लघु ब्रह्मांड है हम। और इसका अर्थ ये होता है कि जो कुछ भी बृहद ब्रह्मांड में है, कॉस्मॉस में है, वो हमारे शरीर में भी है, मनुष्य के शरीर में भी है। तो उसका शरीर ही जो है पूरा एक ब्रह्मांड है। इसे हम लघु ब्रह्मांड के रूप में, उसके प्रतिकृत के रूप में जानते हैं। और जब हम ये जान जाते हैं, अपने ही आप को समझ लेते हैं, महसूस कर लेते हैं, ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं इस लघु ब्रह्मांड का, तो बृहद ब्रह्मांड का ज्ञान स्वतः प्राप्त हो जाता है। तो इसमें ये एक दिन का काम नहीं है, ये एक योजना है। जैसा कि सभी को ज्ञात होगा कि जो पुस्तक है एट द फीट ऑफ द मास्टर, उसमें कृष्णमूर्ति जी ने डिवाइन योजना प्लान की बात किया है। तो ये सब कुछ डिवाइन है, ये दैवी है ये। और इस संदर्भ में जब बात करते हैं तो हर जीव में ये जो विकास का क्रम है ये सभी के अंदर है, उसमें अंतर्निहित है, भीतर ही है उसके, और वहीं से सारा ये विकास चलता है। इसमें अरबों वर्ष पीछे से शामिल हैं इसमें,
और आगे योजना के पूरी होने से पहले इसमें अरबों वर्ष और शामिल होंगे। तो सभ्यताओं के उत्थान और पतन, जो मानव शास्त्र के अध्ययन और पृथ्वी पर जो भूवैज्ञानिक गठन में ये लिखा हुआ मिलता है, और थियोसॉफी में इस महान योजना का, और इसे थियोसॉफी में महान योजना का एक हिस्सा कहा जाता है। राष्ट्र और लोग आते जाते रहते हैं। प्रत्येक राष्ट्र और समाज, उनमें जन्म लिए हुई जीवात्माएं, उनका विकास एक विशेष क्षेत्र प्रदान करता है और प्रत्येक मानव जाति के संपूर्ण विकास में अपना विशेष योगदान देता है। यानी कि सब कुछ छोटे लेवल पर आ जाए तो राष्ट्र, फिर उससे नीचे आ जाए तो समाज, फिर उससे नीचे आ जाए तो परिवार, ये सभी हमें विकास का आधार प्रदान करते हैं। इसलिए सब जरूरी है, ये हमारे लिए विकास के लिए सब जरूरी है। हम किसी को गौण नहीं कर सकते, किसी को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हम हर चीज़ से जुड़े हुए हैं, कण कण से जुड़े हुए हैं। इसलिए इसे समझना बहुत ज़रूरी है। और ये ज़रूरी है कि कैसे उत्थान होता है और किस तरह से पतन हो जाता है। बल्कि कहें तो ये चरण दर चरण इसमें हमारे जो 7 प्रजातियां प्रकट होती हैं, उनका भी यहाँ पर संदर्भ लेना बहुत उचित होगा, क्योंकि उसके बिना हम उसे समझ नहीं पाएंगे। तो ये जो प्रजाति शब्द है, इसको आधुनिक जो विज्ञान है, जिनका संबंध त्वचा के रंग और विभिन्न अन्य शारीरिक सामाजिक विशेषताओं से है, के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए। हम यहीं तक नहीं है। और थियोसॉफिकल अवधारणा है कि चेतना ही निर्णायक कारक है, न कि रूप या त्वचा का रंग। तो इससे भी हमें समझना चाहिए कि हमारे जो स्किन है, इसीलिए क्या हुआ, हमारा जो थियोसॉफिकल, हमारी जो सोसाइटी है, उसका पहला ही ऑब्जेक्ट है कि जो धर्म भेद है, रंग है, संप्रदाय है, सेक्स है, ये सब माने नहीं रखते हैं। ये निर्णायक जो कारक बनती है, फैक्टर बनती है, वो हमारी चेतना है। और वो चेतना किस स्तर पर जा चुकी है, किस लेवल पर पहुंच चुकी है, कितना उसका विकास हो चुका है, कितनी वो व्यापकता में है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम ये रंग भेद और जाति भेद पर ये सबसे ऊपर उठने की बात कही गई है, ताकि हम विश्व बंधुत्व की जो बात है उसको हम सक्रिय रूप से उसका केंद्र बने और उसको अ, उसका परिणत हमारे सामने आए। और यही विकास का चरण है, ये यूनिफिकेशन। यानी कि जो हमारे ये भेद मतभेद है, इनसे अलग हट करके सब जीवों के साथ जो फाइनल यूनिफिकेशन है, जो माने एकत्व का जो अनुभूति है, चरम अनुभूति जो है, हमारे विकास का एक तरह से उच्चतम ये पॉइंट है, बिंदु है। तो विकास की 7 आयामी योजना में इनमें से प्रत्येक मूल प्रजाति में 7 सब प्रजातियां, जातियां होती हैं। यानी कि मूल जाति हुई मनुष्य की, और फिर उसके 7 भाग हो गए, उपजातियां होंगी। तो जो मूल जाति है उसकी अपनी एक विशेषता होती है हर की, जैसे अभी आगे बताएंगे, चर्चा करेंगे। तो हमें क्यों जानना जरूरी है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और हमारे विकास के लिए। इसीलिए आप देखें कि जहाँ पर जिन प्रजातियों में एक धर्म को लेकर, सांप्रदायिक को लेकर, संप्रदाय को लेकर के एक दृढ़ मान्यता बना रखी है और उससे बाहर निकलना नहीं चाहता मनुष्य, तो एक तरह से वो स्टैटिक हो जाता है, रुक जाता है, उसका विकास आगे नहीं बढ़ता। तो हमें ये समझना होगा कि संसार की जो गति है वो सतत है, सतत गतिमान है विश्व। इसलिए हम भी कहीं अगर रुक जाते हैं
और कहीं हम स्टेटस को की स्थिति में फंस जाते हैं मन हमारा, तो हमारा विकास बाधित होता है और हम रुक जाते हैं। इसीलिए जो मूल जाति होती है उसकी एक खास विशेषता होती है, और फिर उसकी जो सब रेसेज होती हैं उनकी अपनी एक विशेषता होती है। लेकिन वो जो मूल जाति की विशेषता है वो लगातार उसके सबस्ट्रेटम नीचे बनी रहती है आधार में, और दूसरी और विशेषताएं आती जाती हैं मनुष्य के भीतर। तो ये एक चक्र है जो हमेशा चलता रहता है, और इसीलिए हमें यही डिवाइन प्लान है और इसमें हमें अपना योगदान देते रहना चाहिए। तो इस विकास विकास का जो शब्द है सही अर्थ में शिक्षा की एक प्रक्रिया के रूप में हम इसे सोच सकते हैं। शिक्षा की प्रक्रिया के रूप में जो भीतर की चीज है, गुण है, उसको बाहर लाना। और मूल प्रजाति एक स्कूल जैसा कुछ प्रतिनिधि करती है, और जिसमें जो लेसन्स हैं उसमें हमें महारत हासिल करनी होती है। और फिर जो उसकी उप प्रजातियां हैं उनको हम कक्षाओं के रूप में समझ सकते हैं, और ग्रेड उसके जो है स्तर उसके निर्धारित होते हैं। और इस तरह से सारी उप प्रजातियां, ग्रेड और कक्षाओं मनुष्य की उपस्थिति सब में अनिवार्य है। इसलिए हमें हर दशा में मूल से लेकर के उसकी सब जो रेसेज हैं उनके माध्यम से पार करना होता है। तो कई जन्मों में हम ये काम करते हैं और हमारा विकास चरण दर चरण आगे बढ़ता रहता है। तो इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि कोई स्कूल श्रेष्ठ है और दूसरा कोई कनिष्ठ है। जो ये बातें ध्यान रखना है, और ये सभी आवश्यक है यदि मनुष्य की जो जीवात्मा है उसको अपने विकास की शिक्षा को पूरा करना है। तो हमारे लिए सभी बराबर है, और अपनी जो अंतिम शिक्षा है, परीक्षा है, उसको उत्तीर्ण करना है। आगे इस पर आएंगे हम। तो पहली कक्षा में जो प्रवेश करता है उसके अंदर, उस बच्चे के अंदर स्नातक या परास्नातक या पीएचडी कह लें या और हायर जो एजुकेशंस कह लें, तो उसकी संभावनाएं उस नन्हे से बच्चे में मौजूद हैं। इसलिए हम ये कह के उसको निरस्त नहीं कर सकते कि जो पहली कक्षा की शिक्षा है वो बेकार है। आज हमको लग सकता है वो बेकार है, लेकिन संभावनाएं तो वहीं छिपी हुई थी मनुष्य के भीतर, एक बच्चे के भीतर, जो वो अपनी क्लासेज को पूरी करता है और एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है, और उसकी विशेषताएं बढ़ती जाती हैं, उसके चेतना का विकास होता जाता है। इसीलिए ये बहुत आवश्यक बात होती है कि वो अपनी जो पोटेंशियल उसके पावर है उसको वो अ, हकीकत में, वास्तविकता में उसको वो खोलता है, पाता है, अचीव करता है। और इसीलिए एक स्कूल या मूल प्रजाति तब तक अस्तित्व में रहती है जब तक कि सारी जीवात्माएं जो यहाँ इस धरती पर है, यहाँ इस चक्र में है, वो उस स्कूल की शिक्षा प्राप्त नहीं कर लेती, तब तक उसको जाना पड़ता है वहां से। जब ये पूरा हो जाता है तो जातियां प्रजातियां मर जाती हैं। मर जाती हैं कहे तो एक तरह से भौतिक उसका खत्म होता है, लेकिन जीवात्मा तो बनी रहती है, उसकी यात्रा तो सतत है। तो मनुष्य तो कभी मरता नहीं है, उसका शरीर मरता है और वो आगे की क्लास में चला जाता है, आगे की प्रजाति में चला जाता है। और इस तरह से ये सभ्यताएं मनुष्य के साथ साथ चलती हैं, उसके विकास के साथ साथ चलती हैं, जिन्हें हम सिविलाइजेशन कहते हैं, साथ साथ चलती रहती हैं। और एक से दूसरे में वो चलता चला जाता है। तो उत्थान और पतन के पीछे ये जो हमारे व्यक्तित्व हैं, उनके उनके उद्भव के पीछे महाद्वीप जो हैं, उनके उत्थान और विनाश के पीछे महान योजना को देखा जा सकता है, ये डिवाइन प्लान को देखा जा सकता है। आप अभी वर्तमान में देखें तो
भारतवर्ष में ले लीजिए तो भारतवर्ष में ही तमाम इस तरह के ग्रुप हैं मनुष्यों के, जहाँ पर हमें लगता है कि मूल में सिविलाइजेशन एक जैसी दिखती है, लेकिन अलग-अलग भाषाएँ हैं, अलग-अलग परंपराएँ हैं, अलग-अलग तरीके हैं, तो पूरे विश्व में है और हर मनुष्य जो है कुछ न कुछ सीख रहा है। तो इसीलिए ये विकसित चेतना के आयाम जो हैं प्रारंभ से ही मनुष्य में बीज के रूप में बने रहते हैं। इसीलिए जब आप देखें जो बॉटनी के स्टूडेंट हैं, जिन्होंने पढ़ा है वो जानते हैं कि एक वृक्ष बीज जो है, किसी भी वृक्ष का बीज जब धरती में डाला जाता है और धीरे-धीरे बड़ा होता है और उसके तने मोटे होते जाते हैं, तो तनों का जब सेक्शन काटा जाता है तो हम बॉटनी में हमें ये पढ़ाया जाता है कि तना जो है जब उसका सेक्शन काट देते हैं तो उसमें रिंग्स दिखाई पड़ती हैं। आप देखें कभी ध्यान दें तो उनमें रिंग्स दिखाई पड़ती हैं और रिंग को अगर काउंट किया जाए तो ये बताते हैं कि ये कितने वर्षों का विकास इसका हो चुका है। तो ये एक हमने उदाहरण दिया। इसी तरह से जो प्राणी है, जो मनुष्य को बनना उसी प्रकार प्राणी जो मनुष्य को बनना है वो आरंभ से ही दिव्य ज्वाला से निकलने वाली मोनाडिक चिंगारी में मौजूद है। यानी उसकी ऊंचाई, उसकी भव्यता और कहाँ तक वो विकास करेगा। वैसे तो जो हमारा प्रथम पहला सत्य है, ग्रेट ट्रुथ है, 3 ग्रेट ट्रुथ में से जो पहला महान सत्य है वो है कि आत्मा के विकास और वैभव की कोई सीमा नहीं है। तो यहाँ हम क्यों कह रहे हैं? यहाँ हम ये कह रहे हैं कि उसकी भव्यता, जो उसकी ऊंचाई है, उस मोनाड में छिपी है। तो हम अपने इस चेन की बात कर रहे हैं, हम अपने इस पृथ्वी चेन की बात कर रहे हैं जिसमें मनुष्य को अपने सर्वाधिक लक्ष्य को, ऊंचाई को प्राप्त करना है। कुछ भी लक्ष्य होगा, ऐसा कहा जाता है सीक्रेट डॉक्ट्रिन में, मैडम ब्लाउस्की ने कहा है, मास्टर्स ने कहा है कि इस चेन में मनुष्य का जो लक्ष्य है वो एडेप्ट का है। यानी कि हर व्यक्ति, हर मनुष्य उस लेवल पर पहुंचेगा, अरहत के लेवल पर पहुंचेगा। तो ये एक डिवाइन प्लान है और ये एक लक्ष्य है। हम जाने या ना जाने, हमें वहां तक पहुंचना है। तो निश्चित है कि जैसे-जैसे हमारे चेतना के विकास का स्तर बदलता जाएगा, तो हमारी सभ्यताएँ बदलती जाएँगे, हमारा रहन-सहन, रहने का तरीका बदलता जाएगा, हमारे व्यवहार का तरीका बदलेगा, सब कुछ बदलता चला जाएगा। तो ये बात मूल रूप से हम सबको जानना चाहिए। जितने भी मेंबर्स हैं थियोसॉफी के, उन्हें कुछ बातें गहराई से समझनी चाहिए कि अब तक इस योजना के अंदर 5 मूल प्रजातियां सामने आई हैं, ठीक है? 5 मूल प्रजातियां, यानी कि हम जो है ये 5वीं मूल प्रजाति हैं। तो पहली दूसरी कौन थी? तीसरी चौथी कौन-सी थी? वो भी हमें जानना चाहिए। पहली दो ने क्यों जानना चाहिए? जब हम भव्यता की ओर जाते हैं, जब हम उत्कृष्टता की ओर जाते हैं, अध्ययन करते हैं, तो हम इस उत्कृष्टता के आमने-सामने होते हैं। हमारे अर्थ को, कथन को खूब अच्छी तरह समझिएगा। जब तक हम संसार की मौज-मस्ती में लगे रहते हैं, तब तक हम अपने सुख-दुःख के कारणों का पता नहीं कर पाते। हम किसी अन्य पर दोषारोपण करते हैं, ईश्वर पर करते हैं, सगे अपने बंधु-बांधवों पर करते हैं, सब पर एक दोषारोपण करते रहते हैं। ईर्ष्या, द्वेष की, बदले की भावना की, डर की, भय की ज़िंदगी हम जीते रहते हैं। एक लेवल है मनुष्य का। लेकिन जैसे ही मनुष्य के भीतर एक स्थिति आती है कि उसे लगता है कि ये सब क्यों है? क्यों आए हैं हम? और क्यों ऐसा सब कुछ होता रहता है साथ में? तब उसके
कुछ करने की, कुछ समझने की जब इच्छा जगती है, और जब वो स्क्रिप्चर्स के माध्यम से, जब संतों के साथ के माध्यम से, उनके संदेश के माध्यम से, उनके प्रवचन के माध्यम से, सुनने के माध्यम से, जब वो आमने सामने होता है उन बातों को जिसको उसने अभी तक जाना नहीं है, तो उसके अंदर तुरंत एक बदलाव आता है और उसकी रुचि बदलती है। ये समझने की बात आती है कि आखिर मैं कौन हूँ, मैं क्या मात्र ये शरीर हूँ कि इसके अलावा और कुछ भी है। तब हम समझने की तत्परता, तल्लीनता हमारे भीतर आती है। तो वो जो ज्ञान है जिसे हम सनातन ज्ञान कहते हैं, एंशियंट विजडम है, जब हम उसके अध्ययन के उस पर आते हैं, तब वो ज्ञान और हम दोनों आमने सामने खड़े होते हैं, आमने सामने खड़े होते हैं। और जब हम समझने लगते हैं, अपनाने लगते हैं उस ज्ञान को अपने व्यवहार में, तब हम अपने भीतर खड़े हो जाते हैं, तब हम अपने भीतर चले आते हैं। वो ज्ञान हमारा अपना हो जाता है, वो ज्ञान हमारे लिए अनुभव की बात हो जाती है। तब वो ज्ञान हमारे लिए किसी का दिया हुआ नहीं होता, पराया नहीं होता, एक साधारण नॉलेज नहीं होती, मात्र विजडम बन जाता है। और विजडम किसे कहते हैं? विजडम उसे कहते हैं जो हमारे व्यवहार में जो ज्ञान उतर आता है, वो ज्ञान प्रज्ञा बन जाता है। अनुभव जन्य जितने ज्ञान है वो प्रज्ञा कहलाते हैं। बस इतनी सी बात है। तो भीतर में हम खड़े हो जाते हैं। ये स्थिति हम सब थियोसॉफिस्ट की होनी चाहिए कि अध्ययन जरूरी है, ध्यान के माध्यम से उस अध्ययन को समाहित करना जरूरी है, उसे पचाना जरूरी है, एब्जॉर्ब करना जरूरी है, एसिमिलेट करना जरूरी है, ताकि वो ज्ञान जो हम किताबों से प्राप्त कर रहे हैं, जो हम प्रवचन से सुनने से प्राप्त कर रहे हैं, तो वो हमारा अपना बन जाए। तो हम अपने भीतर खड़े हो जाएंगे और हम अपना जो वास्तविक स्वरूप है उसे हम जान जाएंगे। तो हम आते हैं, ये बहुत ही आवश्यक बात है कि हम समझे कि हम आखिर क्या हैं, कहाँ से चले थे, कहाँ पहुँचे हैं। तो हमने कहा कि 5 मूल प्रजाति की बात जो आ चुकी हैं, उस पर इस चौथे परिक्रमा काल में, अब यदि राउंड की बात कर रहे हैं, राउंड माने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 7 राउंड होते हैं विकास के क्रम में। तो उस 7 में से 3 पहले जा चुके हैं, चौथा चल रहा है। और एक बात हम थोड़ी सी और बता दें आपको, तो आप समझेंगे। एक रूट रेस में 7 सब रेसेज होती है, और 7 रूट रेस का एक वर्ल्ड पीरियड होता है, और 7 वर्ल्ड पीरियड का एक राउंड होता है। यानी कि 7 जो ग्लोब है उस पर जीव जब चक्कर लगा लेता है एक पूरा, तो वो एक राउंड होता है। और 7 राउंड की एक चेन होती है, और 7 चेन की एक स्कीम होती है। और इस समय हमारे सोलर सिस्टम में 10 स्कीमें चल रही हैं, जिसमें से अ, हम जहाँ से आए पीछे से, वो हमारी चंद्र की स्कीम थी, चंद्रमा की। और ये हमारी पृथ्वी की स्कीम है। इसके चौथे राउंड में पहली मूल प्रजाति लगभग 15 करोड़ वर्ष पहले आई थी, और ये ईथरिक थी, इसका शरीर नहीं था। मौलिक स्तर पर संवेदना या सिर्फ अनुभूति थी, क्योंकि बाहर जो जलवायु थी वो ज्वालामुखी विस्फोट था, बाढ़ था, ज्वार, गर्मी, ठंड पृथ्वी पर थी, इसलिए भौतिक शरीर का रहना नामुमकिन था। और लेकिन संवेदनशीलता पैदा करने के लिए आवश्यक असंख्य प्रभाव प्रदान किए।
पहली मूल जो जाति थी, प्रजाति, कोई, जैसा मैंने बताया, कोई शरीर नहीं था, लिंग विहीन थी, और वो विखंडन की प्रक्रिया से उसका प्रजनन होता था, यानी भागों में विभाजित हो जाती थी। और ये स्वचेतना विहीन, उसको अपना कोई भान नहीं था, एक अबोध बालक की तरह थी वो। और जैसा बताया, ईथरिक थी, पारदर्शक थी, करीब 170 फीट के होते थे। यानी कि ईथरिक में, जो हमारा ईथरिक लेवल है भौतिक का, उसमें थी। और उसमें केवल इंद्रिय तो जैसे अभी दिखाई पड़ती हैं हमारे भौतिक शरीर में, उस तरह नहीं थी, लेकिन श्रवण का, सुनने का उसके अंदर क्षमता थी। कैसी थी, इसका बहुत वर्णन नहीं मिलता है, लेकिन ये मिलता है कि वो आपस में किसी आवाज में निकालते थे और वो एक दूसरे को सुन सकते थे। तो उसके बाद जो दूसरी प्रजाति आई, वो भी उसी तरह से थी। वो थोड़ा सा और घन हो गया था ईथर में, और ये भी उसी सेलुलर माइटोसिस के समान था। वो भी प्रजनन करती थी, तो डिवाइड होकर के, कोई मृत्यु नहीं थी। और पहली प्रजाति अपनी दूसरी प्रजाति में बस जाके घुल गई, उसी में अवशोषित हो गई और दूसरी प्रजाति बनी। दूसरी मूल प्रजाति के मनुष्य का शरीर अर्ध ईथरिक था, यानी सेमी पारदर्शी था, अपारदर्शी, ठोस उतना नहीं था, लेकिन सेमी था। और अपने अंतिम अवधि में उसकी तरह, जैसे गोद होती है उस तरह से चिपचिपी संरचना वाला था। अस्थियां, अंग, बल और चर्म की प्रारंभिक रूपरेखा थी, पर वो ट्रांसपेरेंट थी, अपना फॉर्म नहीं लिया था उसने। इसका शरीर लगभग 120 फीट ऊंचा था, और ये प्रचुर वनस्पति वृद्धि काल का था, वृद्धि का काल था, यानी कि अब वनस्पतियां सामने आने लगी थी पृथ्वी पर। उसके पहले क्या था, गर्मी थी, ठंड थी, अतिशय ज्वालामुखी का विस्फोट था, चारों तरफ आग थी। और अब यहाँ पर दिखा रहे हैं कि यहाँ जो वनस्पतियां हैं वो भी विकसित हो रही थी, और दूसरी जो मूल प्रजाति थी मनुष्य की, वो आ चुकी थी। साथ में क्या आया था, दूसरी इंद्रिय, स्पर्श की इंद्रिय, वो आ चुकी थी। तो इस प्रजाति ने गतिविधि पर ध्यान केंद्रित चेतना के संदर्भ में और अभिव्यक्ति के वाहनों में व्यवस्थित करना शुरू कर दिया, जिसके माध्यम से वो अपने पर्यावरण और अपना प्रभाव महसूस कर पा रहा था, स्पर्श के इंद्रिय के नाते। ये भी अलिंगी थी। प्रजनन प्रारंभ में बडिंग जैसा था, उस शरीर से बड कली जैसा कुछ निकलता था, और फिर बाद में शरीर से निकले द्रव से अंडे बनने शुरू हुए, और इसीलिए श्वेत बॉर्न कहलाता था। और ये पुराणों में मिलता है, महाभारत में मिलता है। आप इसे पढ़ेंगे तो लगता है कि इस तरह से कैसे होता रहा होगा, लेकिन जब आप बॉटनी या जूलॉजी भी पढ़े, तो आज के विज्ञान में भी पढ़े, तो प्रजनन की ये विधियां अभी भी छोटे स्तर पर जो हमारे जीव हैं उनमें मौजूद है। तो स्पर्श की ज्ञानेंद्रिय आई। फिर उसके बाद तीसरी मूल प्रजाति आई, जिसे लेमोरियन कहा जाता है, और ये लगभग 4.5 करोड़ वर्ष पहले हुआ। और इसमें भौतिक शरीर आया, बाइसेक्सुअल थे, दोनों सेक्सेस साथ में थे, मनुष्य करीब 60 फीट ऊंचा था, और प्रजनन बडिंग के उससे होता था, कली बनती थी, और देह के बाहर विशालकाय अंडे बने। उसके बाद अकेला बड़ा अंडा निकलने लगा, और फिर ये स्वतंत्र शिशु निकलता था उस अंडे से, जो तुरंत खड़ा होता था और दौड़ने लगता था, दौड़ सकता था। और तीसरी प्रजाति की जो पांचवी उप प्रजाति के समय, लगभग 1.85 करोड़ वर्ष पहले, यानी मिडिल में दोनों सेक्सेस सेग्रीगेट हुए, लिंगों के बीच अलगाव हुआ,
मेल फीमेल अलग हुआ, ये सब आप समझे जाने, ये अलगाव हुआ और जो प्राणी स्त्री पुरुष जो है अलग हुए और उनके समागम से संतान की उत्पत्ति शुरू हुई। अब देखिए सभ्यताएं कहाँ ले जाएंगे, किस तरह से ले जाएंगे, सब बदलती जा रही हैं, एक के बाद एक बदलती जा रही हैं। और क्या हुआ, इस समय मनसपुत्रों द्वारा, मनसपुत्रों सूर्य पुत्र को कहते हैं, और जो शुक्र ग्रह से आए थे, सन ऑफ फायर। और अभी इस पे एक आर्टिकल भी हमने धर्मपथ में तैयार किया था। अभी जो नई धर्मपथ आई है, जो लोगों के पास पहुंचेगी, अध्ययन करें उसका, तो उन्होंने मन प्रदान किया, और चंद्रमा ने चंद्र से आए हुए जो एडेप्ट्स थे, जो वरिष्ठ कहते हैं उनको, उनके द्वारा भाव शरीर प्रदान किया गया था। और इस तीसरी जाति में सेक्सेस के सेग्रीगेशन के बाद टाइम पर ये जो अग्निपुत्र थे, उन्होंने अग्नि तत्व प्रदान किया। प्रदान क्या किया, मनस तो था वहां पर, लेकिन वो सुप्त अवस्था में था, उसको वो अग्नि प्रदान करके वो तत्व की सक्रियता बढ़ाई, तो मनस तत्व सक्रिय हो गया, मन मिला उसे, और श्रवण स्पर्श के साथ दृष्टि विकसित हुई। पुराणों में हम पाते हैं अपने कि सिंगल आयु, वन आइड मैन की बात तो की गई है। असुरों, जिसे असुर कहते थे, ये प्रजाति का नाम था। ये कोई राक्षस उस तरह से नुकसान करने वाले उस तरह नहीं थे जैसे हम लोग समझते हैं। तो उनकी एक आंख थी, और बाद में चल करके ये बहुत प्रिमिटिव थे, और फिर बाद में इसी प्रजाति में दोनों आंखें और प्राप्त हुई। तो कुछ समय तक तीनों आंखें साथ साथ चली, बाद में ये दोनों आंखें सामने आई, और पीछे की तरफ जो तीसरी आंख थी वो जा करके पीनियल ग्लैंड के रूप में हमारे सिर में गायब हो गई। और कहा जाता है, ये मिलता है थियोसॉफिकल साहित्य में, कि सातवां जब रूट रेस आएगी तो पीनियल ग्लैंड का भी एक्टिवेशन हो चुकेगा, और मनुष्य फिर से स्पिरिचुअल हो चुका होगा। और छठी सातवीं के आसपास, पूरा डिटेल नहीं है, ये मनुष्य फिर से एक लिंगी, माने ये जो भेद है सेक्सेस का वो खत्म हो जाएगा, और प्रजनन की जो प्रक्रिया होगी वो अलग तरह की होगी। तो इस तरह से हम देखें कि हमारी जो सिविलाइजेशन है, हमारे जो रहन सहन के तरीके हैं, इस विकास के साथ साथ बदल रहा है, विकसित हो रहा है। 3 इंद्रियां मिली हैं हमें अभी, थर्ड लेमोरियन तक। अब आप सोचें तो वो किस तरह का व्यक्ति होगा। अभी उसके पास गंध नहीं है, उसके पास स्वाद नहीं है, उससे भी हमारे जीवन का यापन का तरीका बदलेगा। तो चौथा जब मूल प्रजाति आई, जिसने एटलांटियन कहा जाता है, तो पहली 2 प्रजातियां विदाउट शरीर की थी। पहले में श्रवण की मिली, दूसरे में स्पर्श की मिली, तीसरे में इंद्रिय आंख मिली, और चौथे में एटलांटियन में हमें एक और इंद्रिय प्राप्त हुई। किसकी इंद्रिय प्राप्त हुई? स्वाद की इंद्रिय प्राप्त हुई। 4, ठीक। ये 20 से 30 फीट थे, और पहले जो घट करके अब आकर के नीचे आ गई, ये 10-12 फीट के रह गए एटलांटियन, जो अब एटलांटिस समुद्र के नीचे डूबा हुआ है। क्यों डूबा हुआ है? इन्हें मन मिल गया था। तो मैडम ब्लाउस्की ने कहा कि जब सेक्सेस सेग्रीगेट हुए, स्त्री पुरुष अलग हुए, और ये अन्य धर्मों के भी ग्रंथों में ये बात कथा के रूप में मिलती है, तो मनुष्य का पतन हुआ, और इसने मंत्रों के माध्यम से अपने विकास को आगे बढ़ाया। और ये अटलांटिस वासियों ने एक अत्यंत उच्च पदार्थवादी सभ्यता विकसित किया, पदार्थवादी सभ्यता विकसित किया, जिसके विषय में कुछ लोगों का कहना है कि वो सभ्यता अब तक
प्राप्त किसी अन्य सभ्यता से बहुत आगे थी। उनकी संस्कृति के उल्लेखनीय पहलुओं में से एक जादू, मैजिक, अत्यधिक परिष्कार और सुंदरता की कलाकृतियां बनाने में उनकी गहरी रुचि थी। वायुगतिकी विज्ञान और अनेक अन्य उन्नत विज्ञानों को वे जानते थे और उनका उपयोग करते थे। तो ये सारा जो उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, ये जब दूसरे ग्रहों से जो हमारे एडेप्ट्स आए, जो हमारे महापुरुष आए, उनके द्वारा इन्हें ये ज्ञान दिया गया था। और इसीलिए एटलांटियंस में आप देखें, जो राक्षस वर्ग था जिसे हम कहते, कुल था वो, जहाँ सोने की लंका बताई जाती है, तो आप सोच सकते हैं कि एटलांटियंस का कितना डेवलप हो चुके थे कि उस लेवल पर ये अपने शहर, अपने नगर और बनाते थे। उनकी कला इस तरह से विकसित हो गई थी। लेकिन उनके अंदर बुराइयां भी दुर्भाग्य से इस हद तक बढ़ गई थी कि जो हमारे डिवाइन प्लान था, वो पूरी तरह से उसका लिए खतरा आगे आ गया। तो बड़े प्रलय की श्रृंखला आई, और ये लेमोरियन में भी आई थी और ये एटलांटियन में भी आई। और अटलांटिस जो है वो डूब गया विशाल समुद्र में। और उनमें से ये भी एक कथा है कि जो अच्छे लोग थे, जिनके अंदर बुराइयां और एक तरह से व्यभिचार और एक तरह से वो एक तो ब्लैक जो मैजिक था और जो वामपंथी काम साधना थी, वो भी उसी समय आई थी। और वो सब जो है विकृत हो रहा था, ये मनुष्य का प्रजाति, तो उसे डुबोया गया फिलहाल। और जो वहाँ के सद्पुरुष थे, अच्छे लोग थे, उनको बचा करके दूसरे ग्रहों पर लाया, दूसरे जगहों पर लाया गया। तो इसमें शामिल जीवात्माएं तब से पांचवी मूल प्रजाति में विलीन हो गई हैं, दोनों तरह के लोग। और मैडम ब्लावस्की ने यहाँ तक लिखा है कि हमारा जो इस समय जो दरिंदगी दिखाई पड़ती है मनुष्य के अंदर, जगह जगह दिखती है, मार काट दिखती है, अत्याचार दिखता है, व्यभिचार दिखता है, दुराचार दिखता है, वो यही दुर्भाग्य से वो एटलांटियन थे जिनके अंदर ये पराकाष्ठा तक ये बुराइयां बढ़ गई थी। और उन्हें स्कैटर किया गया, जो एक जगह मौजूद थे उन्हें फैलाया गया पूरे संसार में, तमाम इस इन्हीं मूल प्रजातियों में, पांचवें मूल प्रजाति में और पांचवें की सब रेसेज में। और उन्हें अलग अलग जगहों में जो देखने को मिलते हैं, तो मैडम ब्लाउस्की कहती हैं कि यही वो एटलांटियंस है, क्योंकि जीवात्मा कभी मरती नहीं है, शरीर बदलती है। तो उन्हें अलग अलग जगहों में आगे के विकास के लिए उतारा गया। तो आधुनिक इनका जो हमारे पांचवें मूल प्रजाति है, 10 लाख वर्ष पहले आए थे हम। और अब इस सभ्यता, अब दुनिया भर में इसका प्रभुत्व है, आप देख ही रहे हैं। और इस समय चल रही जो पांचवें मूल प्रजाति है, उसके मनुष्य अब 10-12 फीट से घट करके 5-6 फीट के हो गए हैं, रह गए हैं। इसे ही आर्य प्रजाति, अभी डॉक्टर साहब ने आर्य के प्रजाति के विषय में पिछले लेक्चर में आप लोगों को ये बताया होगा। लेकिन अब इस भौतिकवादी दृष्टिकोण अभी भी कायम है। मन का विकास चल रहा है, भावनाओं का विकास पिछली रेसेज में था। और इस मन के विकास में पूरी तरह से विकसित, चूंकि मन जो है लोअर माइंड जिसे हम कह रहे हैं, उसका विकास जहां पर हमारा घमंड है, ईगो है, ईगो माने स्मॉल ई से घमंड, हमारी प्राइड, अहंकार, वो मौजूद है वहां पर। उसके विकास का कैसा समय, घमंड के विकास का नहीं, मन के विकास का समय है। क्योंकि ये पर्सनालिटी है हमारी, और इसको समझने की जरूरत है। और एक दिन जब हम इसके नाते, इसी अहंकार के नाते हमारे नैतिक
जो मानवीय मूल्य हैं वो नीचे चले गए हैं, उसके प्रति हम उदासीन हो गए हैं। और ये लक्षण जो है वर्तमान जो विश्व चेतना है उसमें शामिल हो गया। आप पूरी दुनिया में देखिए यही काम कर रहा है। लड़ाइयाँ देशों के बीच हो रही हैं, पर अगर आप उसे गहराई से समझें तो व्यक्तियों के बीच में हो रही है। किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच की लड़ाई देश की लड़ाई बन गया है। तो आप सोचें कि अहंकार या अपने को विस्तार करने की, अपनी प्रभुता को बढ़ाने की जो ये हमारे अंदर इच्छा है, वो किस लेवल पर हमें विनाश की ओर ले जाती है। और विचार करें कि मनुष्य परमाणु ऊर्जा जो ब्रह्मांडीय बल का ही एक रूप है, उसकी सबसे मूल्यवान खोज है। और क्या उपयोग कर रहा है उसका, ये हमारे देखने और समझने की बात है। और यदि हम कर्म और कारण और प्रभाव के नियम में विश्वास करते हैं तो हमें मनुष्य के लिए उपलब्ध इस अति बृहत शक्ति को बुद्धिमत्ता से इस्तेमाल करना होगा। अच्छाई और बुराई के बीच जो संघर्ष है वो तब तक जारी रहेगा जब तक मनुष्य परिपूर्ण नहीं हो जाता। मैडम लाउस्की कहती हैं कि बुराइयों का अर्थ है कि कोई भी मनुष्य अभी जिसके अंदर बुराइयां मौजूद हैं वो स्पिरिचुअली परिपक्व नहीं हुआ है। ही इज नॉट स्पिरिचुअली मेच्योर्ड। तो स्पिरिचुअल मेच्योरिटी का अर्थ क्या हो गया? यूनिफिकेशन। एक स्रोत से जो हम आए हैं उसको, उस ज्ञान को आत्मसात कर लेना, प्रज्ञा के स्तर पर ग्रहण कर लेना, तो बुराइयां समाप्त हो जाएंगी, भेद विभेद समाप्त हो जाएगा। तो जो कुछ बुराइयां हैं वो स्पिरिचुअल इमेच्योरिटी है, इसके नाते हैं। और विज्ञान में आप पढ़ेंगे, जिन लोगों ने पढ़ा भी होगा, पैलियोजोइक और मीजोजोइक एरा का वर्णन है और सीक्रेट डॉक्ट्रिन में भी दिया हुआ है। तो लेमोरिया और अटलांटिस की कहानियां हैं, कई पुस्तकें अपने पास हैं, सीक्रेट डॉक्ट्रिन में भी इसका वर्णन है, जो पढ़ना चाहते हैं पढ़ें। और बहुत कुछ क्लैरेवाइंस द्वारा, जो मैडम एनी बेसेंट थी और हडसन है थे और जिनरात दास जी थे, लेड बीटर थे, इन सब ने बहुत सारी, जैसे जो मैन वेंस हाउ एंड विदर में बातें लिखी गई हैं वो क्लेयरवॉयंटली लिखी गई हैं। और ये सही है गलत है ये हमारे ऊपर है, उसको निश्चित करें। और यहाँ पढ़ना है हमें, और हमें निश्चय लेना है कि क्या सही है, कितना हम समझ पा रहे हैं। तो यहीं पर मानवीय स्वभाव जो है महत्वपूर्ण है। और ये कहानियाँ, ये ज्ञान हमें आगे बढ़ने में सहायक होता है, हमारे चेतना का विस्तार करता है। और इस बात पर तो करता ही है कि हम अभी भी, आज के युग में भी, जब आप जंगलों में, अब तो बहुत कम हो गया है क्योंकि एक्सेस मिल गया है, हम लोग अप्रोच कर रहे हैं, भीतर तक जा रहे हैं। तमाम उस समय जब कोलंबस और वास्को डिगामा ने खोज करने के लिए निकले थे, तो आप देखें कि वास्को डिगामा की जब खोज आगे थी, जब वो भारत आया तो उसके पहले अफ्रीका में उसने निग्रोज को खोजा, देखा। तो बड़े सब लंबे चौड़े और शक्तिशाली थे, तो एक जगह कन्फाइंड थे वो। और बाद में जब लौट के गया तो उसने बताया, उधर कोलंबस ने ढूंढ लिया था जिसको उसने समझा कि इंडिया है, अमेरिका ढूंढा, बताया उसने कि वो लैंड बड़ी फर्टाइल है, बड़ी रहने लायक है, बहुत अच्छी है। तो यूरोप से भाग भाग करके तमाम यूरोप के देशों से लोग अमेरिका पहुंचे, लेकिन वो तो सब बड़े कोमल थे, काम नहीं कर सकते थे। और जब वास्को डिगामा ने इसकी जानकारी दी तो इन्हें बंधक बना बना करके दास के रूप में बेचा गया कनाडा के सीशोर पर। ये सबको पता है, बाजार लगती है, इतिहास बताता है। और फिर सारे ये निग्रोज दुनिया के
पहले अमेरिका के उसमें फैले और वो सेवकों के रूप में वहाँ रहे। लेकिन थियोसॉफी जब आप पढ़ें तो आपको लगेगा कि ये बड़ा क्रूर एक इतिहास का पक्ष है, लेकिन जो चेतना है, जो मनु है, जिनके ऊपर मनुष्य के विकास का एक तरह से प्रेरणा देने का दायित्व है, उनको उस अफ्रीकन क्षेत्र से निकाल करके वहां ले आए जहां पहले से मनुष्य विकसित था एक तरह से, और फिर वो निग्रो सब विकास करते चले गए। और 200-400 सालों के बीच में आप देख सकते हैं कि सारी दुनिया, दूसरी कहानी आप पढ़ते होंगे, तिब्बत की पढ़ते हैं कि किस तरह से चाइना के उससे दलाई लामा के साथ तमाम तिब्बती निकल के भागे। वो भी कन्फाइंड थे अपने क्षेत्रों से, दुनिया के तमाम क्षेत्रों लोगों से उनकी मुलाकात हुई, उनके विकास आगे बढ़े। इस तरह से बहुत सी कहानियां हैं जो हम जान सकते हैं, जो एक पहले दृष्टि में बहुत क्रूर लगती हैं और क्रूर होती भी हैं अगर उनको देखें तो। लेकिन जो उनका एक फाइनल जो परिणाम आता है, जो देखने को मिलता है, तो वो लगता है कि दुनिया में मनुष्य मनुष्य के साथ ही मिल करके, जीवों के साथ ही मिल करके अपने परिवार, अपना समाज, अपनी सभ्यताएं कायम करता है और अपने जीने के मार्ग प्रशस्त करता है, आगे बढ़ता है। और वो उसका विकास दर चरण आगे बढ़ता चलता चला जाता है। और उसकी जो संभावनाएं हैं, संभाव्यताएं हैं, जो उसके पोटेंशियल्स हैं, उस पर भी हमें नज़र डालनी होगी, क्योंकि वो संभावनाएं तो मोनाड के साथ आई हैं और उसे हमें विकसित करने को कहते हैं हम, लेकिन सच्चाई ये है कि वो खुलती हैं। जैसे एक फूल की जो कली है, कली के रूप में रहती है, तो फूल बनने के लिए उसको सिर्फ ओपन होना पड़ता है, खिलना पड़ता है और दुनिया के संपर्क में आना पड़ता है जब वो फूल खिल करके आता है। तो इस तरह से सारी प्रजातियां विकसित हुई और छठी उपप्रजाति का बीज अमेरिका में डाल दिया गया है। क्यों, कितनी है? तो ये आर्यन हमारी पांचवी मूल प्रजाति की 5 सब रेसेज आई और उसकी जो छठी सब रेस है आनी बाकी है, और छठी रूट रेस 2-2.5 हजार साल पहले आएगी, ऐसा लिखा हुआ है। और ये दोनों रेसेज जो है वो अमेरिका में ही उनका विकास किया जाएगा, ऐसा हमारे लिटरेचर में मिलता है। एक बात हम आपकी जानकारी के लिए यहाँ देना चाहेंगे कि ये जातियाँ और उप प्रजातियाँ ये सब ओवरलैप होती चलती हैं। जैसे जो अफ्रीकन की ये जाति थी, ये लेमोरियन है, यानी कि तीसरी मूल जाति की ये अवशेष हैं जो बचे हैं आगे विकास के लिए। इनको विकास को तेज करने के लिए पांचवी के साथ मिला दिया गया। और जो ये चाइना और इधर से आप देखते हैं, जापान देखते हैं, थाईलैंड देखते हैं और भारतवर्ष का जो पूर्वी हिस्सा देखते हैं और जो मंगोलिया देखते हैं, इन सब को आप देखें तो ये हमारी एटलांटियंस हैं, चौथी प्रजाति के लोग हैं। लेकिन इनके विकास को देखें आप कि ये सबसे मिल करके दुनिया के साथ एक साथ आके कई मामलों में हमारी भी इससे ज़्यादा विकसित हो गए हैं, और विज्ञान में भी और तमाम तकनीकी में भी। लेकिन ये कौन है? ये एक बात और जानने का है हम लोगों के, वो ये है कि किसी भी मूल जाति के उस नंबर की उप प्रजाति से अगली मूल जाति विकसित होती है। अर्थ समझे, तीसरी मूल जाति के तीसरी सबरेस से चौथी सबरेस से चौथी मूल प्रजाति विकसित हुई, चौथी मूल के पांचवी सबरेस से पांचवी मूल प्रजाति आई अस्तित्व में। यानी कि आर्यन जो थे
वो चौथी मूल प्रजाति के अटलांटियन के 5वीं सबरेस से बीज रूप में ये यहाँ विकसित हुए। अब जो छठी आएगी वो हमारी आर्यन रेस की जो छठी मूल प्रजाति, अब यानी छठी से वो आएगी छठी मूल प्रजाति, और छठी की 7वीं सबरेस से आएगी 7वीं। ये एक जानकारी के लिए है, लेकिन अब साथ में बाकी रेसेज भी उप प्रजातियों से मूल प्रजातियां आ गई। अगर चौथी के 5वीं से सबरेस से हमारी 5वीं मूल जाति आ गई, तो चौथी की अभी छठी और 7वीं बाकी है, तो वो भी साथ साथ चलेगी, और 5वीं की जितनी सब रेसेज है वो भी साथ साथ चलेंगी, थर्ड की जो बाकी है वो भी साथ साथ चलेगी। तो आप देख रहे हैं पूरे संसार में ये हमारे सारे, और हम सब एक दूसरे के साथ मिल करके हमारी चेतना का विकास है, सभ्यता का विकास है, और हमारी संकुचित बुद्धि जो हम सिकुड़े रहते हैं अपने संप्रदायों में, जो हम अपने सिकुड़े रहते हैं अपने धार्मिक मान्यताओं के बीच में, जो हम संकुचित बने रहते हैं अपनी परंपराओं में, इससे बाहर निकलने की आवश्यकता है। सारे संसार पर दृष्टिपात करने की आवश्यकता है, और इसलिए हमारे लिए अब ये जरूरी हो जाता है कि किस तरह से देखें कि मनुष्य कहाँ था, कहाँ से चलता हुआ कहाँ पहुँचा है। और क्या है कि अभी 7वें के विषय में बहुत ज़्यादा जानकारी कहीं नहीं है, शायद एडेप्ट्स ही जानते हैं उनके विषय में। और 7वीं मूल प्रजाति का विकास पूरा हो जाने पर चौथा परिक्रमा काल समाप्त होगा, 4th राउंड समाप्त होगा, और इस कल्प का माने इस जो हमारे उसका जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, लक्ष्य उद्देश्य नहीं लक्ष्य है, वो पूरा होगा। 5वीं फिर छठी फिर 7वीं श्रृंखलाएं क्रमशः बनेगी, और उन पर विकास पूरा होकर पृथ्वी श्रृंखला समाप्त हो जाएगी, तथा जीवन का विकास दूसरे ग्रहों पर आगे बढ़ जाएगा। जीव अंतिम मैं कुछ लाइनें आपके सामने रखता हूँ। जीव खनिज से चलकर वनस्पति और पशु से होता हुआ मनुष्य रूप में आया। जब हम नीचे के साम्राज्यों में थे, किंगडम में थे, तो हमारे फलने फूलने पोषण करने तथा सुरक्षा का कार्य उच्च जीवों ने किया था, जो आज बहुत आगे जा चुके हैं, संभवतः किसी और ग्रह पर आगे विकसित हो रहे होंगे। तो हमारा कर्तव्य बनता है, क्या कहने का मतलब है कि हमारे विकास के लिए चंद्र श्रृंखला से एडेप्ट्स आए, वो हमारे विकास में आगे हमको उन्होंने सहायता की। शुक्र ग्रह से वो एडेप्ट्स आए, उन्होंने हमारे विकास में सहायता की। तो हम यहाँ ये कहना चाहते हैं कि अब हमारा कर्तव्य बनता है कि प्रत्येक किंगडम की 600 अवस्था से लेकर परिपक्वता तक उनका पोषण करें। यानी कि हमसे जो इतर नीचे के जीव हैं उसमें सब हैं, मिनरल्स भी हैं, वनस्पतियां भी हैं, पशु भी हैं, सब कुछ है, उनका हम पोषण करें, उनके विकास में हम सहायक बने, क्योंकि हमारे विकास में हमेशा उच्च लेवल के जो एडेप्ट्स थे और लोग थे उन्होंने सहायता की। तो हमें उनको उन्नत बनाना है, उनका रक्षण करना है, उनका संरक्षण करना है, अपने प्रेम को साझा करना है, और इस परस्पर सहयोग और सहानुभूति से सभी विकसित होंगे, और प्रकृति का सौंदर्य इसी प्रेम वितरण में ही मौजूद है। तो बंधुओं, आपकी इसी मैं समाप्त करता हूँ अपने इस आज के सब्जेक्ट को, विषय को। मैंने कोशिश की कि बहुत ही सरल शब्दों में आपके सामने रखूं, और ताकि आप इसे अच्छी तरह समझ सकते, चेतना को विस्तृत कर सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, एक बार फिर से अभिवादन, और मैं यही समाप्त करता बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी, बहुत बढ़िया। अब हमारे किसी मित्र को कोई सवाल पूछना है या ऐड करना है? जी नहीं।
नमस्ते। मुझे ऐड तो नहीं करना है, लेकिन पांडे जी ने इतना पेडिग्री ऑफ मैन इतने सरल शब्दों में 1 घंटे में कैसे बता सकते हैं, इसका मुझे बहुत अचरज होता है। और लेकिन पूरी श्रृंखला उन्होंने एकदम अच्छे से बताई है कि समझ में आता है, काफी कुछ समझ में आता है। तो बहुत 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 धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। कोई सवाल है किसी, ये जो टॉपिक अभी लिया गया इसके ऊपर? बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी, आपने बहुत ही सरल शब्दों में हम लोगों को समझाया कि सभ्यताओं का उत्थान पतन क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, चेतना का विकास जो कि अनफोल्डमेंट है। और आपने इतने शॉर्ट नोटिस में ये हम लोगों को टॉक बहुत सरल शब्दों में बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद राजीव जी। और मैं समझता हूँ कि आपकी हमारी बातचीत के अनुसार ठीक ही रहा हो, ठीक है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब अगर किसी को सवाल या कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करना तो हम मीटिंग को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद के साथ में पांडे जी का, बहुत बहुत यूनिवर्सल धन्यवाद। प्रेयर के साथ में। जी जी। Oh hidden life, vibrant in every atom. Oh hidden light, shining in every creature. Oh hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मीटिंग को हम यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच।